दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है, जूनियर अकाउंटेंट को लेकर डेली रात को 8 बजे मैं आपके सामने आता हूं, जिसमें आप लोगों के सामने जीएफ&आर से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करता हूं। आज की इस कक्षा में दोस्तों मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 यानी 1 से लेकर 5 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, जिसमें रूल नंबर 1 से लेकर 4 तक थे। चैप्टर नंबर 2 जिसमें रूल नंबर 5 से लेकर 26 तक थे। चैप्टर नंबर 3 जिसमें रूल नंबर 27 से लेकर 41 तक थे। चैप्टर नंबर 4 जिसमें रूल नंबर 42 से लेकर 260 तक थे। और चैप्टर नंबर 5 जिसमें रूल नंबर 261 से लेकर 73 तक नियम थे। ओके, ये सारे रूल्स हम पढ़ चुके, सारे नियम हम देख चुके। आज की इस कक्षा में दोस्तों मैं आपको चैप्टर नंबर 14 जिसके बारे में बात करूंगा, जो है रिफंड एवं विविध खर्चों से संबंधित। ओके, अब चलिए हम चैप्टर नंबर 14 की बात करेंगे दोस्तों डायरेक्ट। इससे पहले चैप्टर नंबर 6 को मैं छोड़ के चलाऊं। चैप्टर नंबर 14 जीएफ&आर का दोस्तों चैप्टर नंबर ये 14 है, जिसका मतलब प्रतिदाय। प्रतिदाय मतलब रिफंड्स, और विविध वे मतलब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इस चैप्टर में आपको मैं नियम नंबर 252 से लेकर 258 तक आज आपको याद कराने वाला हूं। ओके, यानी कि आज का हमारा टारगेट है चैप्टर नंबर 14 को अच्छे से रिवाइज करना और चैप्टर नंबर 14 को पूरा ढंग से पढ़ना। यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को रूल नंबर 252 से लेकर 258 तक के जो नियम है, इन सभी नियमों से अवगत कराने वाला हूं दोस्तों। अगर मैं चैप्टर नंबर 14 की बात करूं तो जो प्रतिदाय और विविध व्ययों से संबंधित है, जिसमें हम रिफंड और विविध प्रकार के खर्चों की बात करने वाले। चलिए मित्रों, ओके, तो सभी साथी रेडी हो जाइए चैप्टर नंबर 14 को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगर बात सर ठीक है, खनी खंबा, बिल्कुल खनी खंबा से। अब देखो, अब सुनो, रूल नंबर जो 252 है, जीएफ&आर का रूल नंबर 252 है, वो विविध खर्चों के बारे में बात करता है, यानी जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं उनके बारे में बात करता है। तो पहले तो ये याद रखो दोस्तों कि जीएफ&आर का चैप्टर नंबर 14 का रूल नंबर 252 क्या कहता है। तो रूल नंबर 252 कहता है दोस्तों विविध वे, यानी सरकार की जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर उनके बारे में बात करता है। और ये रूल नंबर 252 कहता है कि सक्षम प्राधिकारी। दोस्तों जब मैं सक्षम प्राधिकारी की बात करता हूं तो उसमें विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष या डीडीओ आता है। तो सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से नियमित होने वाले विविध व्ययों के अलावा, यानी जो वे खर्चे जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ही रेगुलेट किए जाएंगे, उन खर्चों को छोड़कर के अतिरिक्त सभी प्रकार के जो विविध व्यय होंगे वो सामान्यतः उन्हीं नियमों के अनुसार किए जाएंगे जो आकस्मिक व्ययों पर लागू होंगे। यानी जिस प्रकार से आकस्मिक खर्चों पर नियम लागू होते हैं, उसी प्रकार से विविध व्ययों पर नियम लागू किए जाएंगे। ये बात दोस्तों जीएफ&आर का रूल नंबर 252 कहता है। यानी कि अगर आपको याद करना है तो याद करने का तरीका क्या होगा? याद करने का तरीका होगा विविध खर्चों के संबंध में नियम लागू करने के प्रावधान। यह बात रूल नंबर 252 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा खर्चा जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश से होने वाला है, तो वो तो दोस्तों सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ही होगा। लेकिन सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अलावा कुछ भी अगर विविध खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे उसी प्रकार से लागू होंगे, या उन खर्चों को उसी प्रकार से लागू किया जाएगा जैसे कि दोस्तों वो आकस्मिक व्यय पर लागू किए जाते। एक बच्चा कैसे पीडीएफ दे दो, बेटा पीडीएफ देने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि आप सबके पास दोस्तों मेरी किताब है। ये बुक जो है ना, इस बुक में सब कुछ है, ये सब। और इस बुक की कीमत मात्र है भी दोस्तों मात्र 90 रुपए की। तो ये किताब सबके पास है दोस्तों, नहीं है तो ये किताब मंगा लीजिए, क्योंकि पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ दोस्तों, रूल नंबर 252 सबको याद हुआ या नहीं हुआ? यस या नो? तो आप रूल नंबर 252 को कैसे याद करोगे? रूल नंबर 252 को ऐसे याद करोगे, विविध व्ययों के संबंध में प्रावधान, और विविध व्ययों के संबंध में प्रावधान उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे कि आकस्मिक खर्चों के संबंध में लागू होते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। यह बात रूल नंबर 252 कहता है, जीएफ&आर का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है रिफंड एवं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जिसमें रूल नंबर 252 से 258 की बात करेंगे। तो एक बार मेरे को सभी साथी थम्स अप कर दो कि सर यहां पर रूल नंबर 252 हमें याद हो गया। बताओ दोस्तों, जब तक 252 नंबर रूल याद नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। इतना समझ लीजिए दोस्तों कि विविध खर्चों के संबंध में नियम उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि आकस्मिक खर्चों के संबंध में लागू होते हैं, और ये सक्षम प्राधिकारी के अलावा होने वाले विविध खर्चे होने चाहिए। ओके, चलिए मित्रों अगला रूल नंबर 253 क्या कहता है? 253 कहता है रिफंड्स का वर्गीकरण।
रिफंड्स, सरकार की ओर से किए जाने वाले रिफंड्स का जो वर्गीकरण है वो रूल नंबर 253 में। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि रूल नंबर 252 में तो विविध व्ययों के प्रावधान है, विविध व्यय, ओके आगे, विविध व्ययों का प्रावधान, विविध व्ययों के प्रावधान। और रूल नंबर 253 में रिफंड्स के वर्गीकरण की बात आती है कि रिफंड्स का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। यहां पर मैं कह दूं दोस्तों आप लोगों को कि राजस्व के यानी सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है, सरकार को मिलने वाले रेवेन्यू के रिफंड की मुख्य रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत होता है। यह कहता है कि रिफंड जिनको प्राप्त करना दावेदार का कानूनी अधिकार हो, कुछ रिफंड ऐसे होते हैं जिसे प्राप्त करने वाले का लीगल राइट्स हो, कानूनी अधिकार हो, और रिफंड जो अनुग्रह के रूप में दिए जाते हैं एवं जिनके लिए सरकार कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होती। यानी कि यह समझ लो दोस्तों, सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है उस रेवेन्यू में से जो रिफंड होता है वो रिफंड दो प्रकार का हो सकता है। एक रिफंड तो वो जिसे प्राप्त करने का ना दावेदार का कानूनी अधिकार है कि उसे मिलकर ही रहेगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल बात करूं, जैसे दोस्तों मैं जीएसटी जमा कराता हूं तो जीएसटी का रिफंड मिलना मेरा अधिकार है दोस्तों, वो मेरे को मिलके ही रहेगा। भाई अगर जीएसटी की क्रेडिट मेरे को मिलेगी तो मिलेगी। अगर मान लो मेरा टीडीएस करता है तो टीडीएस का रिफंड मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक्चुअल में ये मेरा कानूनी अधिकार है, ये मेरे को मिलके रहेगा। और कुछ रिफंड ऐसे होते हैं जो मेरे मांगने पर मिलेंगे, यानी उन पर कानूनी तौर पर कोई बाध्यकारी नहीं होती। ये बात रूल नंबर 253 बोलता है। यानी आप इतना तो समझ चुके होंगे कि रूल नंबर 253 में सरकार के राजस्व के रिफंड्स के वर्गीकरण की बात आती है, जिसको सामान्य दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो होती है जिनको प्राप्त करना दावेदार का कानूनी अधिकार हो, और एक जो अनुग्रह के तौर पर मिलता है, यानी उसके समय कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। यह रूल नंबर 253 बोलता है। इसमें यह भी कहा जाता है कि विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट की स्वीकृति के लिए राजस्व के प्रतिदाय को व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा, यानी उसे खर्च। भाई सीधी सी बात है, जो सरकार रिफंड करेगी वो सरकार का कोई खर्चा नहीं है। भाई सरकार जो रिफंड दे रही है वो सरकार का कोई एक्सपेंडिचर थोड़ी है भाई, वो तो भाई जनता का है, लोगों का है, वो सरकार को देना पड़ेगा। आप उसे किसी भी प्रकार से खर्च नहीं मानोगे। फिर आता है वसूली से पूर्व ही राजस्व में छूट की स्वीकृति को राजस्व के मांग में कमी माना जाएगा, वह उसका रिफंड करना पड़ेगा। यानी कि जिस समय सरकार ने उसको वसूल किया है और सरकार को पता है कि वो वसूली वापस देनी पड़ेगी तो उसको देना पड़ेगा, और उसमें राजस्व में कमी की बात की जाएगी। यानी कि इतनी लंबी चौड़ी रामायण को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी आप लोगों को। इसमें केवल इतना पढ़ना था कि रूल नंबर जो आपका ऐसे पढ़ना था कि रूल नंबर 253(1) में रिफंड्स के वर्गीकरण की बात आती है, और रिफंड्स के वर्गीकरण को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो वो रिफंड जिसे प्राप्त करने वाले दावेदार का कानूनी अधिकार हो, और एक वो रिफंड जिसे प्राप्त करने वाले का कानूनी अधिकार नहीं हो, बल्कि वो अनुग्रह पूर्वक यानी वो मांगेगा तो उसे मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और आप जानते हो राजस्व का जो रिफंड होगा वो विनियोजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सरकार का है ही नहीं दोस्तों। ओके आगे, तो अपन सरकार का है ही नहीं दोस्तों, ये बात जाएगा आगे। तो यहां तक की बात आ जाती है। तो दोस्तों मैंने दो नियम आप लोगों को पढ़ा दिए। चैप्टर नंबर 14 का रूल नंबर 252, जिसमें विविध खर्चों के संबंध में प्रावधान की बात की गई है कि विविध खर्चों के संबंध में क्या प्रावधान होगा। मैंने दोस्तों रूल नंबर 253 पढ़ा दिया आप लोगों को, जिसमें रिफंड्स के वर्गीकरण का उल्लेख किया गया कि रिफंड्स के वर्गीकरण को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक कानूनी अधिकार के तौर पर हो और एक अनुग्रह पूर्वक हो। दोस्तों बताओ मित्रों, समझ आ रहा है? ये ध्यान रखना दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थी 8 बजे से लेकर 8:30 बजे की क्लास आप लोगों की दोस्तों प्रतिदिन होगी, प्रतिदिन। और इस क्लास में मैं आपको डेली जीएफएनआर पढ़ाऊंगा। जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। दोस्तों आपको ये समझ लो कि आधा घंटा आपको मेरे साथ रहना है, मैं आपको अच्छे से याद कराने वाला हूं। ओके, अब दोस्तों ये बता दो मेरे को कि रूल नंबर 252 और रूल नंबर 253 आप लोगों को याद हो गया क्या? मैं अगला नियम तभी पढ़ाऊंगा जब आप ओके बोल दोगे। अच्छा, लिखने की किसी को जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप सबके पास बुक है। जब आपके पास बुक है तो लिखने की जरूरत, मतलब लिखना आपको नहीं दो, लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको समझना है, क्योंकि लिखा हुआ तो दोस्तों किताब के अंतर्गत दे रहेगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ मित्रों, रूल नंबर 252 और रूल नंबर 263 आपको समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, आगे, ठीक है, आगे ठीक है, आगे क्लियर सभी को? आगे दोस्तों चलिए अगला चलते हैं आपको। हाँ ओके।
अगला रूल नंबर 254, रूल नंबर 254 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है दोस्तों रिफंड्स के लिए स्वीकृति। भाई रिफंड्स के लिए देखो सीधी सी बात है, रूल नंबर 252 में तो विविध खर्चों के संबंध में प्रावधान की बात की जाती है। रूल नंबर 253 में दोस्तों रिफंड्स के वर्गीकरण का उल्लेख किया जाता है। और दोस्तों यहां पर रूल नंबर 254 में रिफंड्स के लिए स्वीकृति की बात आती है कि रिफंड्स के संबंध में क्या स्वीकृति दी जाती है, ये बात आपको समझना दोस्तों। ठीक है, आगे अब देखो, अब देखो, अब देखो अगला आता है दोस्तों कि राजस्व के यानी सरकार का जो रेवेन्यू मिलता है, राजस्व के रिफंड की स्वीकृति या तो स्वयं बिल पर ही दी जाएगी या अलग से दी गई स्वीकृति का उदाहरण बिल में दिया जाएगा। सुनो दोस्तों, सपोज करो सरकार को आपने रेवेन्यू जमा कराया, रेवेन्यू जमा कराते बिल पर लिख दिया कि इतना पैसा रिफंड मिलेगा, या तो तरीका ये होगा, या आपको जो सरकार को आपने जमा करा दिया वो जमा हो गया, इसके बाद जो आपको रिफंड मिलेगा उसकी स्वीकृति का आपको अलग से बिल जनरेट किया जाएगा। यानी एक स्वीकृति की एक प्रमाणित प्रति बिल के साथ सलंग कर कोषागार को प्रस्तुत कर दी जाएगी। मतलब भाई साहब सीधी बात है, अगर आपको रिफंड लेना है तो उसकी स्वीकृति की एक कॉपी कोषागार के पास जाएगी। यानी कि रिफंड की स्वीकृति के संबंध में प्रावधान की बात यहां पर की जा रही है। यह कहता है कि रिफंड की राशि का निक्षेप खाते में जमा नहीं होगा। यह पता है कि जो राशि रिफंड होनी है उसे सरकार के दोस्तों निक्षेप खाते में जमा कराने की जरूरत नहीं है। राजस्व के रिफंड पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा मांग करने एवं रसीद देने पर ही रिफंड की राशि को आहरित किया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में विभागीय अधिकारी द्वारा दी गई रसीद पर रिफंड की राशि को आहरित कर संबंधित व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर दोस्तों उसको जमा नहीं करेंगे। यानी कि रिफंड की मांग करने वाले व्यक्ति के द्वारा मांग करने पर रसीद देने पर ही दोस्तों उसे राशि रिफंड की जाएगी। अगर वो मांग नहीं करेगा या रसीद नहीं देगा या स्वीकृति नहीं लेगा, बिना स्वीकृति के दोस्तों रिफंड की राशि नहीं होगी। यानी रिफंड की स्वीकृति पर बिल दिया जाएगा और बिल के साथ ही रिफंड स्वीकृत होगा, अन्यथा स्वीकृत नहीं होगा। जैसे सपोज करो दोस्तों मैं किसी संस्था में काम करता हूं, अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी में काम करता हूं और मेरा टीडीएस करता है, अब ये टीडीएस मेरे को रिफंड होगा, लेकिन दोस्तों सरकार कभी टीडीएस रिफंड नहीं करेगी। आपको पहले उसके लिए मांग करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए बिल जमा कराना पड़ेगा, आपको प्रॉपर उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही दोस्तों आपको रिफंड मिलेगा। ये रिफंड की स्वीकृति के संबंध में प्रोविजन दोस्तों डाले गए। यानी रिफंड की स्वीकृति की होती है, यानी रिफंड के लिए स्वीकृति लेना जरूरी है, बिना स्वीकृति के रिफंड नहीं दिया जाएगा। अब बताओ मित्रों कितने नियम हो गए दोस्तों, आपको मैंने बता दिया, वापस याद कर लो। मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 का रूल नंबर 252 बता दिया जो विविध खर्चों के नियमों की बात करता है। रूल नंबर आपको 253 बता दिया जिसमें रिफंड्स के वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है। रूल नंबर 254 बता दिया दोस्तों जिसमें रिफंड की स्वीकृति की बात की जा रही है कि रिफंड स्वीकृति होने पर ही, यानी रिफंड के लिए आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी, बिना स्वीकृति के रिफंड नहीं दिया जाएगा। कितने नियम हो गए दोस्तों? 3 नियम आपको याद करा दिए। आज का टारगेट हमारा फिक्स है कि आज हम चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है रिफंड एवं विविध व्यय, रिफंड एवं विविध व्ययों की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें आप लोगों को रूल नंबर 252 से लेकर 258 तक पढ़ाने वाला हूं। यानी कि टोटल मिला के 7 नियम पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से 3 नियम मैंने पढ़ा दिए। 3 नियम कौन सा? एक तो विविध खर्चों के संबंध में नियम लागू होने की बात आती है 252 में। रूल नंबर 253 में रिफंड्स के वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है और रूल नंबर 254 में रिफंड्स की स्वीकृति पर, यानी रिफंड स्वीकृति के साथ ही दिया जाएगा, बिना स्वीकृति के रिफंड नहीं दिया जाएगा। यह बात रूल नंबर 254 कहता है। आ रहा समझ में? अब बताओ मैं तो रूल नंबर 252, रूल 253, 254, यानी कि 3 नियम पढ़ा दिए मैंने आप लोगों को। कितनी मिनट में? 14 मिनट में। अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कहता हूं क्योंकि सबके पास बुक है और बुक नहीं तो दोस्तों बुक तो मंगानी पड़ेगी दोस्तों। आगे आगे अगला आता है दोस्तों रूल नंबर 255, रिफंड्स के लिए प्रक्रिया या रिफंड्स की प्रक्रिया की एक्चुअल रिफंड्स जो आपको मिलेगा वो मिलने का तरीका क्या होगा। भाई सरकार की ओर से जो आपको रिफंड, सरकार जो रिफंड करती है तो रिफंड करने की प्रोसेस क्या होगी, रिफंड किस प्रकार से किया जाएगा, ये रूल नंबर 255 बोलता है। सुना दोस्तों, ये कहता है कि किसी भी प्रकार के रिफंड की स्वीकृति से पहले मूल मांग या वसूली की प्रविष्टि को ढूंढा जाएगा। भाई कोई भी व्यक्ति रिफंड की स्वीकृति करता है, इससे पहले मूल मांग या वसूली की प्रविष्टि को ढूंढा जाएगा कि एक्चुअल में रिफंड मिलने लायक है भी या नहीं।
रिफंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ये तो नहीं कि कोई मुंह उठाए कुछ भी मांग लिया। सपोज करो दोस्तों आप मेरे से पैसा मांगने आ रहे हो, तो पहले मैं ये चेक तो करूंगा कि एक्चुअल में मांगना कितना चाहते हो, उसकी एंट्री क्या है, मैंने आपसे कितना लिया था और कितना आपको वापस रिफंड करूंगा, यानी उस एंट्री को पहले ढूंढना पड़ेगा। रूल नंबर 255 में दोस्तों साफ साफ बता दिया गया कि भाई आपको पहले ढूंढना पड़ेगा रिफंड की प्रोसेस क्या होगी, तथा विभागीय रोकड़ पुस्तिका या अन्य दस्तावेजों में मूल प्रविष्टि के समक्ष उसके रिफंड की प्रविष्टि इस प्रकार की जाएगी कि उसका दोहरा या गलत दावा करना संभव ना हो। फिर आपको ढूंढने के बाद आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, और एंट्री करते समय यह ध्यान रखना दोस्तों कि यह नहीं कि आपने किसी व्यक्ति को रिफंड कर दिया और पता लगा दोस्तों रिफंड लेने वाला व्यक्ति दोबारा आ गया कि मेरा पैसा हमें वापस दो, तो आपको उसकी प्रॉपर एंट्री करनी पड़ेगी कि हमने जो रिफंड किया वो रिफंड कर चुके, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति जो है या वही व्यक्ति दोबारा से गलत दावा ना करे कि मेरा पैसा अभी तक वापस नहीं दिया, मेरे को मेरा पैसा वापस दो। यानी कि रिफंड की अपने आप में एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या कहती है कि रिफंड की मांग करने वाले व्यक्ति को पहले दोस्तों अपन को चेक करना है कि एक्चुअल में रिफंड होगा या नहीं होगा, होगा तो कितनी राशि के साथ होगा, ये आपको ध्यान रखना, और उसकी प्रॉपर एंट्री की जाएगी जिससे दोबारा से गलत दावा ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रूल नंबर 200 फिर कहते हैं कि राजस्व के रिफंड के लिए, यानी कि सरकार के रेवेन्यू के रिफंड के लिए कोषागार से राशि आरित करने हेतु बिल सामान्य सिस्टम से स्वीकृत किया जाएगा, और इसके लिए GA 100 में बनाए जाएंगे। भाई रिफंड के संबंध में जो GA 100 है वो बनाया जाएगा कि इसमें उसकी एंट्री की जाएगी कि हमने रिफंड कर दिया। वेट के रिफंड हेतु बिल सिस्टम जनरेट होगा GA 100A में, अगर बात करें तो बनाया जाएगा। यदि रिफंड के लिए किसी विभाग के नियमों में कोई अन्य प्रारूप निर्धारित नहीं है तो GA 100 के स्थान पर उसका उपयोग किया जा सकता है। ओके, अगर अच्छा कोई निर्धारित प्रारूप है तो दोस्तों GA 100 के स्थान पर उसका उपयोग होगा, अन्यथा GA 100 के अंतर्गत रिफंड के संबंध में जानकारी दी जाएगी। राशि को जमा के लिए प्राप्त करने वाले प्राधिकारी इस प्रारूप की आवश्यकता की पूर्ति में सिग्नेचर करेगा, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब रिफंड के संबंध में GA कौन सा होगा, 100 होगा। रूल नंबर 255 के अनुसार अगर बात करें तो रूल नंबर 255 को अगर देखें तो दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको यह समझ में आ रहा है कि चैप्टर नंबर 14 का रूल नंबर 252 विविध खर्चों के नियमों की बात करता है। रूल नंबर 253 रिफंड्स के वर्गीकरण की बात करता है। रूल नंबर 254 में रिफंड की स्वीकृति की बात की जाती है, और रूल नंबर 255 में दोस्तों रिफंड की प्रक्रिया क्या होगी, जिसके लिए GA 100 जो है वो प्रारूप होगा, ये ध्यान रखना। समझ आ रहा कुछ कुछ दोस्तों? ओके, फिर आपके सामने आता है दोस्तों कि कोषाधिकारी भी जमा के बाद उस पर अपना सिग्नेचर करेगा 3 पूर्ण वित्तीय वर्षों तक। कितने? 3 पूर्ण वित्तीय वर्षों तक अदावाकृत जमाओं के विवरण को तथा कोषागार में जमा राशि के लिए कोषागार के मूल अभिलेख को जमा और रिफंड के अधिकार के सत्यापन करेगा, ये ध्यान। तो 3 सालों तक इंतजार होगा। DDO जो होगा रिफंड के बिल पर यह प्रमाण पत्र देगा कि राशि कोषागार में वास्तव में जमा कराई गई थी एवं पूर्व में आहरित नहीं की गई। इसके लिए DDO ये बात लिख के देगा कि वो राशि वाकई में जमा हुई थी और उस राशि में से अभी तक रिफंड नहीं मिला, उसके बाद वो राशि रिफंड की जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, क्लियर? आगे, जिन मामलों में जमा का पूर्ण एवं संतोषप्रद सत्यापन नहीं हो सकता, मान लो कुछ ऐसे मैटर्स हो जिनमें पता ही नहीं पड़े कि यार वाकई में पैसा जमा भी हुआ है नहीं हुआ, और कोई अंदर बंदा कोई रिफंड मांगने आ रहा है, भाई कोई पता तो होना चाहिए। तो अगर उनका सत्यापन नहीं है तो उनमें दावेदार यानी जो दावा कर रहा है दावेदार इस बाबत एक बंद पर बॉन्ड निष्पादित करेगा, किया जाना होगा कि यदि बाद में भुगतान को अनियमित पाया गया तो वो उसकी भरपाई करेगा। मतलब जो रिफंड मांग रहा है उससे दोस्तों एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि बाद में अगर पता लग गया कि भाई तेरा पेमेंट तो आया ही नहीं था, तो रिफंड किस बात का मांग रहा है, तो तेरे को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, मतलब जुर्माने के साथ भरपाई देनी पड़ेगी अगर गलत तरीके से कोई रिफंड मांगने आ गया तो। यानी कि 3 वर्षों से पुराने दावे लैप्स डिपॉजिट में रखे जाएंगे और महालेखाकार के आदेश से ही प्राप्त होंगे। ये बात बिल्कुल, यानी 3 साल से पहले का अगर कोई रिफंड मांग रहा है तो वो लैप्स हो जाएगा। अगर उस रिफंड को प्राप्त करना चाहते हो तो महालेखाकार के आदेश से आप ऐसा प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों जिन रिफंड के संबंध में अगर हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है तो उस केस में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, दावेदार जो होगा यानी जो रिफंड मांग रहा होगा उससे एक बॉन्ड बनवाएंगे। क्यों? क्योंकि बाद में अगर पता लगा कि यार पैसा तो आया ही नहीं था तो उसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, क्लियर? फिर आता है दोस्तों, कई व्यक्तियों की ओर से एक ही रसीद पर
कोषागार या बैंक में जमा कराई गई एक मुश्त राशि के किसी एक भाग के रिफंड की भी उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ये प्रोसेस आपके सामने यहां पर आ जाएगी। तो ये सिंपल सा नियम है दोस्तों कि रिफंड की प्रोसेस क्या होगी। अब बताओ तो 4 नियम कितने प्यार से याद हो गए भाई। आज हम आपको चैप्टर नंबर 14 याद करा के रहेंगे। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है रिफंड एवं विविध व्यय, ये चैप्टर का नाम है। कभी कभार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि बताओ चैप्टर नंबर 14 में किस किस बात का उल्लेख किया गया। तो चैप्टर नंबर 14 में रिफंड एवं विविध व्ययों की बात की गई है, जिसमें आपको रूल नंबर 252 से लेकर 258 तक की बात आती है। मैं बता चुका दोस्तों रूल नंबर 252 जो विविध खर्चों के नियमों की बात करता है, जो आपके आकस्मिक खर्चों के समान लागू होंगे। दोस्तों मैं बता चुका रूल नंबर 253 जिसमें विविध व्ययों के वर्गीकरण रिफंड के वर्गीकरण का उल्लेख है। मैं बता चुका रूल नंबर 254 जिसमें रिफंड की स्वीकृति का उल्लेख है। मैं बता चुका दोस्तों रूल नंबर 255 जिसमें सरकार की रिफंड की प्रक्रिया का प्रोसेस है, जिसके लिए आपका जीए कौन सा है, जीए 100 काम में लिया जाता है दोस्तों। ओके, समझ आ रहा है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान सुना दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हो जीएफ&आर के अंदर दोस्तों 75/75 नंबर प्राप्त करना, तो ध्यान रखना 8 से लेकर 8:30 का टाइम अपने दिमाग में सेट कर लो एग्जाम तक। ये आधा घंटा काफी है दोस्तों, आधा घंटा आपको देना है। आधे घंटे के अलावा दोस्तों आपको 31 मिनट भी नहीं देनी जाना। केवल 8 से लेकर 8:30 बजे का टाइम फिक्स कर लो, या ऐसे कर लो 8 से 8:30 मेरे साथ पढ़ लो और 8:30 से 9 बजे तक आप खुद पढ़ लो, यानी 1 घंटा आप जीएफ&आर को दे दो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 75 में से 75 नंबर आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए मित्रों, अगला है आपका रूल नंबर 256। रूल नंबर 256 कहता है कि राजस्व रिफंड के आदेश की वैधता। पर रिफंड के आदेश की वैधता क्या है, सुने दो। यहां पर रिफंड के आदेश की वैधता अवधि क्या है, यह कहा जा रहा है रूल नंबर 256। यह कहता है कि राजस्व के रिफंड का आदेश उसके जारी किए जाने की तिथि के 3 माह तक भुगतान के लिए वैध होगा, कि आदेश जारी होने के 3 माह तक रिफंड मिल जाना चाहिए। उस आदेश पर कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस आदेश की स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा नहीं होगी। मतलब 3 माह तक वैध होगा, यानी रिफंड का जो आदेश होता है वो 3 माह तक वैलिड होगा। जैसे चेक होता है, चेक की वैधता अवधि कितनी होती है, 3 महीने की होती है। वैसे ही दोस्तों राजस्व के रिफंड की वैधता अवधि जो कि आदेश जारी होने के 3 माह तक वैध होगा, यानी कि वो आदेश जारी होने के 3 माह तक वैलिड होगा। दोस्तों ये आदेश की वैधता के संबंध में उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों कितने नियम हो गए, वापस याद करो। रूल नंबर 252 में विविध व्ययों के प्रावधान आते हैं, विविध व्ययों के नियमों के प्रावधान है। रूल नंबर 253 में रिफंड्स के वर्गीकरण का उल्लेख है, रिफंड्स का वर्गीकरण क्या होगा। रूल नंबर 254 में रिफंड की स्वीकृति का उल्लेख है। रूल नंबर 255 के अंतर्गत दोस्तों रिफंड की प्रक्रिया की बात की जाती है। और रूल नंबर 256 में दोस्तों रिफंड के आदेश की वैधता अवधि की बात आती है कि राजस्व के रिफंड के आदेश की वैधता अवधि 3 माह तक वैलिड होती है, कि वो रिफंड जो होगा 3 माह तक वैलिड होगा। तो दोस्तों रूल नंबर 252 जिसमें विविध व्ययों के प्रावधान है। 253 में रिफंड्स का वर्गीकरण है। 254 में रिफंड की स्वीकृति है। 255 रिफंड की प्रोसेस बताई गई जीए 100 के साथ। और रिफंड रूल नंबर 256 में दोस्तों रिफंड के आदेश की वैधता अवधि है जो 3 माह तक के लिए वैध होता है। कितने माह के, 3 माह तक के लिए दोस्तों वैध माना जाता है। दोस्तों चैप्टर नंबर 14 याद होने वाला है, बस 2 नियम आप लोगों को और सर्च करें। सर नोटिफिकेशन नहीं आया, सर्च किया तो भी नहीं मिला। बेटा एक बात ध्यान रखना, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के नाम से, उसे देख लो दोस्तों। आप लोगों को बहुत सी समस्या रहती है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब आप करते ही नहीं हो, और कई बार कहते हैं हम क्लास नहीं मिल पाती। तो आप जितने भी विद्यार्थी दोस्तों एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों इस घंटी को बजा दो, जिससे आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, और जूनियर अकाउंटेंट का सपना पूरा करो आराम से। अगला आता है रूल नंबर 257। नियम नंबर 257 कहता है संपत्ति की आकस्मिक हानि के लिए क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। यह बात दोस्तों, संपत्ति की आकस्मिक हानि के लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। यह कहता है वित्त विभाग की अनुमति के बिना संपत्ति की आकस्मिक हानि के लिए राज्य कर्मचारी को कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं दिया जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग की अनुमति का संपत्ति की कोई आकस्मिक हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। अगर क्षतिपूर्ति दी जाती है तो वित्त विभाग की अनुमति से दी जाएगी, ये ध्यान रखना।
ये बात दोस्तों अगर बात आती है तो यहां पर अगर बात आती है तो ये आपका रूल नंबर 257 कहता है, रूल नंबर 257 कहता है। हाँ दोस्तों बिल्कुल, अपने अपने परिवार को अब 6 लाख करना है दोस्तों, ठीक है। अब वो समय आ गया दोस्तों, अपना परिवार अब 6 लाख करना है। मैं चाहता हूं जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम की डेट तक अपना परिवार 6 लाख तक होना है। ओके, ये रूल नंबर 257 है। प्राकृतिक आपदा से हानि के लिए क्षतिपूर्ति देर नहीं होगी। सरकारी कर्मचारी को प्राकृतिक आपदा या किसी भी नागरिक के साथ हो सकने वाली साधारण दुर्घटना के कारण अगर कोई हानि होती है तो उसकी कोई क्षतिपूर्ति, इतना समझ लो दोस्तों कि संपत्तियों की आकस्मिक हानि के संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देर नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 257। यानी कि रूल नंबर 257 में संपत्तियों को होने वाली आकस्मिक हानियों की किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति दे नहीं की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। एंड दोस्तों लास्ट नियम रूल नंबर 258, फिर चैप्टर खत्म। लेकिन चैप्टर खत्म दोस्तों ऐसे नहीं होगा दोस्तों। जब मैं इस चैप्टर के कल क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, आज पढ़ाऊंगा कल सोल्व कराऊंगा, आज पढ़ाऊंगा कल सोल्व कराऊंगा, यानी कि आज 11 जनवरी होगी दोस्तों। आपका दोस्तों मैक्सिमम 15 जनवरी तक दोस्तों कंप्लीट कोर्स करा दूंगा जीए भंडार का, यानी डेडलाइन 15 जनवरी तक दोस्तों आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा जीए भंडार का। फिर आरएसआर का जो चैप्टर नंबर 11 बचा ना वो सल्टाऊंगा। ओके, अच्छा रूल नंबर 258 भूमि के लिए क्षतिपूर्ति। देखो रूल नंबर 257 में संपत्तियों की आकस्मिक हानि की क्षतिपूर्ति दे नहीं होगी। रूल नंबर 258 में भूमि के लिए क्षतिपूर्ति की बात आती है। बस इसको पढ़ लो, चैप्टर खत्म करो। चैप्टर कैसे खत्म करोगे? रूल नंबर 252 में विविध खर्चों के प्रावधान है। रूल नंबर 253 में रिफंड्स का वर्गीकरण है। रूल नंबर 254 में रिफंड की स्वीकृति का उल्लेख है। रूल नंबर 255 में रिफंड की प्रोसेस बताई गई है। 256 में रिफंड की वैधता अवधि बताई गई है। 257 में संपत्तियों की आकस्मिक हानि की क्षतिपूर्ति है और 258 में भूमि के लिए क्षतिपूर्ति की बात आती है। भूमि की क्षतिपूर्ति की बात यहां पर आती है। जैसे किसी कर्मचारी की कोई कार गुम जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति दे नहीं होगी। बिल्कुल दोस्तों, यानी कि अगर किसी कर्मचारी की कोई कार गुम जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति सरकार नहीं देगी रूल नंबर 257 के अनुसार। यानी संपत्तियों की आकस्मिक हानियों की कोई पूर्ति नहीं की जाएगी, सरकार उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगी। यह बात रूल नंबर 257 बोलता है। और दोस्तों रूल नंबर 258 की बात आती है, वो कहती है आपका भूमि के लिए क्षतिपूर्ति। यह कहता है सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ली गई भूमि के बदले क्षतिपूर्ति भुगतान की निम्न प्रक्रिया होगी। यानी कि अगर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कोई भूमि ली है, उस भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति के भुगतान की क्या प्रक्रिया होगी, ये बात आती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, सपोज करो दोस्तों कि सरकार को यहां तक एक जमीन चाहिए और जमीन किसी व्यक्ति से ली, तो उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के तौर पर कितना पैसा दिया जाएगा, यह बात रूल नंबर 258 के अंतर्गत बताई गई है। ओके, तो अब सुनिए दोस्तों, यहां पर आता है कि यदि कोई विरोध नहीं हो तो जैसे लोक निर्माण में भूमि आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उन्हीं नियमों से अन्य विभागों की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवास भूमि की कीमत से संबंधित वे को अपन बात करेंगे। यानी इतना समझ लो दोस्तों कि सरकार अपने द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर देगी। सरकार ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे उन नियमों के आधार पर उस भूमि का पैसा देगी, इतना समझ लीजिए। और कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों के, बाकी तो सब बातें अलग है। ये नियम अलग आता है, इससे कोई मतलब है नहीं अपने को, क्योंकि ये चैप्टर से संबंधित कोई नियम है नहीं, तो कोई मतलब है नहीं दोस्तों के। बस ये प्रक्रिया आगे प्रोसेस है कि चैप्टर आपका क्या हो जाएगा खत्म। ये बस आगे अदर प्रोसेस, इसमें कोई इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ओके, तो इसका मतलब समझ लीजिए दोस्तों, रूल नंबर 258 में भूमि के लिए क्षतिपूर्ति के प्रावधान है। ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने किताब में तो बहुत लंबा चौड़ा लिख रखा है। आपको ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चैप्टर नंबर 14 को खत्म कर दो दोस्तों। अब बताओ मित्रों, चैप्टर नंबर 14 समझ में आया या नहीं आया? देखो चैप्टर नंबर 14 एक बार पूरा वापस से रिवाइज कर लो। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है दोस्तों आपका रिफंड एवं, जिसका नाम है रिफंड एवं विविध व्यय, रिफंड एवं विविध व्यय की बात आती है। इसमें दोस्तों आपके नियम नंबर 252 से लेकर 258 तक है। अगर इन नियमों को सिंपल शब्दों में समझा दूं तो ऐसे समझा सकता हूं दोस्तों, कैसे कि रूल नंबर जो 252 है वो तो कहता है कि विविध व्ययों के नियम कैसे होंगे। रूल नंबर 253 में रिफंड का वर्गीकरण कैसे होगा, रिफंड सरकार राजस्व के रिफंड का वर्गीकरण है।
रूल नंबर 253 में राजस्व के रिफंड की स्वीकृति की बात आती है। रूल नंबर 254 के अंतर्गत 254 की अगर बात है, रूल नंबर 254 की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों आ जाता है दोस्तों, यहां पर सॉरी अच्छा 54 में आता है तो राजस्व की स्वीकृति है, मतलब रिफंड की स्वीकृति है। रूल नंबर 255 में दोस्तों रिफंड की प्रक्रिया है। रूल नंबर 256 में रिफंड की स्वीकृति की वैधता अवधि है। रूल नंबर 257 में संपत्तियों की आकस्मिक हानि की क्षतिपूर्ति का उल्लेख है। और रूल नंबर 258 में भूमि की क्षतिपूर्ति का उल्लेख है, यानी भूमि की क्षतिपूर्ति की बात की जाती है। अब बताओ मित्रों, चैप्टर नंबर 14 आप सभी को समझ में आया नहीं? सर ऐप ओपन नहीं हो रहा। बेटा ऐप के अंदर थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, ओपन हो जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, और ऐप संबंधी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप जानते हो 7737052390 पर आप कॉल कर लो, ऐप संबंधी कोई बात अगर करनी है तो। ओके, अब बताओ दोस्तों, बताइए सर जी कार्य ग्रहण काल के नियम करवाना पिछली बार 5, हाँ बेटा करा दूंगा वो आर एस। अभी इतना समझ लो दोस्तों कि 8 बजे से लेकर 8:30 बजे ये टाइम अपना फिक्स कर लो कि आधा घंटा हम आपको GF&R पढ़ाएंगे। और आज की कक्षा में मैंने आपको रूल नंबर 252 से लेकर 258 मैंने आपको पढ़ा दिए। सबके पास मेरी किताब होगी दोस्तों, नियम लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इन नियमों को याद करो। कल इस कक्षा में मैं आपको इसी कक्षा में कल चैप्टर नंबर 14 से संबंधित जितने प्रश्न हमारी किताब में वो सारे प्रश्न हल कराने वाला हूं। यानी कि कल मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको चैप्टर नंबर 14 रिवाइज कराने वाला हूं। लेकिन दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से रिवाइज करने से पहले बताओ आपको चैप्टर नंबर 14 पूरा याद हो गया क्या? क्योंकि अब GF&R के 2 ही चैप्टर बचे, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 17, बस बाकी GF&R खत्म है दोस्तों। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, खत्म होने के बाद भी मैं डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, डेली आपको समझाऊंगा, ये फिक्स है दोस्तों। 8 से लेकर 8:30 बजे डेली पढ़ाऊंगा, मतलब डेली पढ़ाऊंगा। ओके, बताइए अब ये बताओ कि आज की कक्षा में 252 से लेकर 258 तक के सबको नियम याद हो गए क्या? अगर नियम याद हो गए तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दो, सभी वीडियो को लाइक करके ये सिग्नल दे दो कि हाँ सर हमें रूल नंबर 252 जो विविध खर्चों के नियमों की बात करता है, 253 जिसमें रिफंड्स के वर्गीकरण का उल्लेख है, 254 जिसमें रिफंड की स्वीकृति की बात की जाती है, 255 रिफंड की स्वीकृति की प्रक्रिया क्या होगी, 256 स्वीकृति की वैधता अवधि क्या होगी, 257 जिसमें संपत्तियों की आकस्मिक हानि की क्षतिपूर्ति का उल्लेख है, और 258 में दोस्तों भूमि की क्षतिपूर्ति की बात की जा रही है, भूमि की क्षतिपूर्ति को लेकर बात की जा रही है। ओके दोस्तों, अब सबने याद कर लिया। अब याद करने के बाद दोस्तों आप सबके पास किताब है, उस किताब को ठंडे दिमाग तक 15 मिनट तक पढ़ लो अच्छे से। उस किताब को 15 मिनट तक दोस्तों अच्छे से पढ़ लो और कल इसी क्लास में आके बैठ जाना, क्योंकि मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं। ओके, अभी 9 बजे तुम्हारी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी और 10 बजे तुम्हारी अकाउंट्स की क्लास होगी। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट मित्रों, बाय।